हेलो माय डियर फ्रेंड, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट के बारे में कि कॉस्ट को किस तरीके से क्लासिफाई किया गया है। फर्स्ट है अकॉर्डिंग टू फंक्शन टू विच दे रिलेट, यानी कि फर्स्ट जो क्लासिफिकेशन है कॉस्ट की वो है फंक्शन के अकॉर्डिंग, यानी कि इसको चार पार्ट में डिवाइड किया गया है। मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट, एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट, सेलिंग कॉस्ट और डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट। सबसे पहले हम देखते हैं मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट होती है दोज कॉस्ट रिलेटेड टू फैक्ट्री ऑपरेशंस विच आर एसेंशियल टू द कंप्लीशन ऑफ द प्रोडक्ट, यानी कि वो कॉस्ट जो कि प्रोडक्ट को बनाने में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, जो फैक्ट्री ऑपरेशन से रिलेट करती है। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, प्रोडक्शन कॉस्ट भी बोलते हैं और साथ ही साथ इसको हम डायरेक्ट कॉस्ट भी बोलते हैं। उसके बाद आती है हमारी एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट। एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट क्या होती है, एनी एक्सपेंडिचर इज नॉट रिलेटेड टू प्रोडक्शन, सेलिंग, डिस्ट्रीब्यूशन, रिसर्च एंड डेवलपमेंट। वो खर्चा जो ना ही हमारे प्रोडक्ट को बनाने में लगता है, प्रोडक्शन से रिलेटेड है, ना ही उसकी सेलिंग से रिलेटेड है, डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड, ना ही रिसर्च और डेवलपमेंट से रिलेटेड है। तो एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट होती क्या है, एक तरह की कॉस्ट है जैसे कि सैलरी पे करना, सैलरी टू ऑफिस स्टाफ। क्या जो हम सैलरी पे कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं सेलिंग या डिस्ट्रीब्यूशन में कंट्रीब्यूट कर रही है, या रिसर्च या डेवलपमेंट में हेल्प कर रही है, या फिर उसका यूज़ करके हम प्रोडक्शन कर रहे हैं, नहीं। यानी कि ये बाकी जो कॉस्ट होती है ये किसके अंदर आती है, एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट के अंदर आती है। जैसे कि सैलरी टू ऑफिस स्टाफ, रेंट ऑफ ऑफिस बिल्डिंग, यानी कि जो हमारी ऑफिस की बिल्डिंग है उसका रेंट पे करना, डेप्रिशिएशन एंड रिपेयर ऑफ द ऑफिस फर्नीचर एक्सेट्रा। ये कुछ एग्जांपल्स है एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट के। उसके बाद आता है हमारा थर्ड पॉइंट, वो है सेलिंग कॉस्ट। सेलिंग कॉस्ट क्या होती है, विच इनकर इन कनेक्शन विद द सेल ऑफ गुड्स, यानी कि जब हम गुड्स को सेल करने में जो कॉस्ट लगाते हैं, जैसे कि एडवर्टाइजिंग करना, सेल्समैन को सैलरी देना, जिसका मेन काम क्या होता है सेल पर्पस के लिए जिसको हमने रखा हुआ है, वेयर हाउसिंग एक्सेट्रा, ये सारे क्या होते हैं सेलिंग कॉस्ट होती है। उसके बाद आता है डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट। डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट क्या होती है, विच इंकर्ड ऑन डिस्पैच ऑफ द फिनिश प्रोडक्ट टू द कस्टमर, ताकि जो हमारा फिनिश प्रोडक्ट है वो कस्टमर तक ईजिली पहुंच सके, जिसके अंदर क्या क्या चीज़ें आती है, ट्रांसपोर्टेशन आती है, ठीक है, पैकेजिंग, कैरेज, इंश्योरेंस एक्सेट्रा, ये होता है हमारा डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट। उसके बाद जो सेकंड पॉइंट आता है वो है अकॉर्डिंग टू देयर आइडेंटिफिबिलिटी विद जॉब्स, प्रोडक्ट्स और सर्विसेज। कॉस्ट को हम किस तरीके से क्लासीफाई कर रहे हैं, सेकंड पॉइंट में आइडेंटिफिएबिलिटी के अकॉर्डिंग, यानी कि जॉब के अकॉर्डिंग, प्रोडक्ट्स और सर्विसेज के अकॉर्डिंग। ऑन दिस बेसिस कॉस्ट आर डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, यानी कि आइडेंटिफिएबिलिटी के अकॉर्डिंग में अगर हम बात करें तो कॉस्ट को दो पार्ट में डिवाइड किया गया, डायरेक्ट कॉस्ट और इनडायरेक्ट कॉस्ट। पहले जानते हैं डायरेक्ट कॉस्ट क्या होती है, उसके बाद जानेंगे इनडायरेक्ट कॉस्ट के बारे में। डायरेक्ट कॉस्ट, दोज कॉस्ट विच आर द मेजर कंपोनेंट ऑफ द फिनिश प्रोडक्ट एंड कैन बी क्लियरली आइडेंटिफाई विद द प्रोडक्ट बीइंग प्रोड्यूस, यानी कि डायरेक्ट कॉस्ट वो कॉस्ट होती है जो कि क्या है, मेजर फिनिश प्रोडक्ट का, एंड कैन बी क्लियरली आइडेंटिफाई विद द प्रोडक्ट बीइंग प्रोड्यूस, यानी कि जिसको हम क्लियरली आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ये किससे रिलेट होती है, प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करने से रिलेटेड होती है, किसी प्रोडक्ट के प्रोडक्शन से रिलेटेड होती है, जैसे कि रॉ मटेरियल की कॉस्ट हो गई, लेबर की कॉस्ट हो गई, तो कहीं ना कहीं ये किससे रिलेट करते हैं, उस प्रोडक्ट से रिलेट करते हैं, उस प्रोडक्ट की प्रोडक्शन से रिलेट करते हैं। उसके बाद आते हैं हमारे इनडायरेक्ट कॉस्ट। इनडायरेक्ट कॉस्ट क्या होती है, दिस कॉस्ट विच कांट बी असाइन टू एनी पर्टिकुलर प्रोडक्ट, यानी कि जो किसी एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट को असाइन नहीं की जा सकती। जैसे कि हम बात करते हैं ओवरहेड्स, जिसको हम क्या बोलते हैं, ओवरहेड्स भी बोलते हैं, ऑन कॉस्ट भी बोलते हैं। अगर हम बात करते हैं, एग्जांपल लेते हैं फैक्ट्री लाइट, रेंट ऑफ फैक्ट्री बिल्डिंग एक्सेट्रा, यानी कि जो किसी एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट से रिलेटेड नहीं है। चाहे आप किसी भी तरीके के प्रोडक्ट बना सकते हो, किसी भी तरीके की जो है सर्विस प्रोवाइड कर सकते हो, तो ज़रूरी नहीं है कि उस लाइटिंग को हम उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट के अंदर डालेंगे। तो ये क्या होती है, इनडायरेक्ट कॉस्ट होती है, जो कहीं ना कहीं डायरेक्टली उस प्रोडक्ट से रिलेट नहीं कर रही है। एक तरीके की कॉस्ट तो है, लेकिन क्या है, इनडायरेक्ट कॉस्ट है, जैसे कि फैक्ट्री लाइटिंग, रेंट ऑफ फैक्ट्री बिल्डिंग एक्सेट्रा। उसके बाद हमने कॉस्ट को क्लासिफाई किया वेरिएबिलिटी के अकॉर्डिंग, यानी कि फिक्स कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट, सेमी वेरिएबल कॉस्ट, स्टेप कॉस्ट। फिक्स कॉस्ट क्या होती है, दीज कॉस्ट रिमेन फिक्स इरिस्पेक्टिव ऑफ अ चेंज इन द वॉल्यूम ऑफ द आउटपुट, चाहे आप प्रोडक्शन ज़्यादा करो या कम करो, लेकिन फिक्स कॉस्ट क्या रहेगी, सेम रहेगी। फिक्स कॉस्ट होती क्या है, जैसे कि बिल्डिंग हो गई, ठीक है, ये सारी हमारी क्या होती है, फिक्स कॉस्ट का पार्ट होती है। वेरिएबल कॉस्ट क्या होती है, दोज कॉस्ट विच वेरी डायरेक्टली और ऑलमोस्ट प्रोपोर्शनेटली विद द लेवल ऑफ आउटपुट, यानी कि अगर आप प्रोडक्शन ज़्यादा कर रहे हो तो वेरिएबल कॉस्ट ज़्यादा होगी, प्रोडक्शन कम कर रहे हो तो वेरिएबल कॉस्ट क्या होगी, कम होगी। यानी कि आउटपुट के साथ इंक्रीज या डिक्रीज होती रहती है, आउटपुट बढ़ेगा तो कॉस्ट भी बढ़ेगी, आउटपुट कम होगा तो कॉस्ट भी कम होगी। उसके बाद आता है सेमी वेरिएबल कॉस्ट। सेमी वेरिएबल कॉस्ट क्या होती है, दोज कॉस्ट आर पार्टली फिक्स्ड और पार्टली वेरिएबल, यानी कि सेमी वेरिएबल कॉस्ट वो होती है जो पार्टली फिक्स होती है और पार्टली वेरिएबल होती है, यानी कि एक पॉइंट तक तो फिक्स होती है, लेकिन उससे ज़्यादा अगर आप कंज्यूम करते हो किसी चीज़ को तो वो क्या होती रहती है, इंक्रीज होती रहती है। जैसे ये एग्जांपल लेते हैं, पावर कॉस्ट इंक्लूड अ फिक्स पोर्शन ऑफ मिनिमम चार्जेस विल बी चार्ज इवन इफ द पावर इज नॉट कंज्यूम, एंड वेरिएबल चार्ज
इज़ बेस्ड ऑन द कंजम्पशन ऑफ पावर। यानी कि फिक्स कॉस्ट कहती है कि अगर आप जैसे कि पावर की बात करें, हम लाइट वगैरह की बात करते हैं, बिजली के बिल की बात करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी के बिल की बात करते हैं, तो इतना जो है जो आपको इलेक्ट्रिसिटी के बिल जो है वो पे करना पड़ेगा, चाहे आप उसको कंज्यूम कर रहे हो या नहीं कर रहे हो। लेकिन अगर आप वो वेरी करेगा, लेकिन वो क्या करेगा, आगे जाके वेरी करेगा आपकी कंजम्पशन के अकॉर्डिंग। इसमें कहा कि मान लो 0 से 200 यूनिट तक आपका बिल इतना आएगा ही आएगा, चाहे आप कंज्यूम कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, इतना फिक्स रहेगा। लेकिन जैसे ही आपने 200 यूनिट से ज़्यादा कंजम्पशन स्टार्ट कर दी, तो वो जो बिल है, इलेक्ट्रिसिटी बिल है, वो क्या करेगा, वेरी करेगा आपकी कंजम्पशन के अकॉर्डिंग। आपने 200 से 400 यूनिट के बीच में कंजम्पशन की तो कुछ और रेट होंगे, उससे ज़्यादा की तो कोई और रेट आप पे चार्ज किए जाएंगे। तो ये थे हमारे वेरिएबल कॉस्ट का एग्जांपल, सेमी वेरिएबल कॉस्ट का एग्जांपल, जो कि पार्टली फिक्स होता है और पार्टली वेरी करता है। उसके बाद आता है स्टेप कॉस्ट। स्टेप कॉस्ट क्या होती है, फिक्स कॉस्ट इज जनरली रिमेन फिक्स ओवर अ रेंज ऑफ एक्टिविटी एंड देन जंप टू अ न्यू लेवल एज एक्टिविटी चेंज। यानी कि स्टेप कॉस्ट वो होती है कि एक लेवल तक वो फिक्स रहती है, लेकिन वो जंप करती है एक नए लेवल की एक्टिविटी अगर हम करते हैं तो। एग्जांपल लेते हैं फिक्स कॉस्ट का, तो फिक्स कॉस्ट में जो है लाइन स्ट्रेट है, चाहे आप कितनी भी प्रोडक्शन कर रहे हो, डजेंट मैटर। वेरिएबल कॉस्ट में क्या है, एक लिमिट तक तो फिक्स रहती है, लेकिन फिक्स कॉस्ट, अगर हम वेरिएबल कॉस्ट की बात कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं अगर कोई प्रोडक्शन करते हैं, तो कहीं ना कहीं हमें बिल्डिंग वगैरह चाहिए, तो वो कॉस्ट तो उस प्रोडक्ट में ऐड होगी होगी फिक्स रहेगी। लेकिन वेरिएबल कॉस्ट होती है, जैसे कि अगर आपने प्रोडक्शन ज़्यादा कर दी, तो उस प्रोडक्शन के अकॉर्डिंग आपकी वेरिएबल कॉस्ट क्या करेगी, वेरी करेगी। 100 यूनिट पे आपकी कॉस्ट कोई और आएगी, 200 यूनिट पे कॉस्ट कोई और आएगी, 300 यूनिट पे कॉस्ट कोई और आएगी। तो वेरिएबल कॉस्ट प्रोडक्शन यूनिट के अकॉर्डिंग वेरी करती है। फिक्स कॉस्ट जो है कितनी भी प्रोडक्शन करो, डजेंट मैटर, कॉस्ट सेम रहेगी। उसके बाद आता है सेमी वेरिएबल कॉस्ट बिहेवियर। कहता है कि एक हद तक जो है आपकी कॉस्ट फिक्स रहेगी एक पर्टिकुलर यूनिट तक। जैसे कि हमने एक एफएस आपको लग रहा होगा, दिख रहा होगा, तो यहाँ पे क्या है कि मान लो अगर आप 200 यूनिट तक कंजम्पशन कर रहे हो, तो इतनी आपकी कॉस्ट जो है वो फिक्स रहेगी, ठीक है। लेकिन उससे ज़्यादा अगर आप कंजम्पशन करते हो तो वेरी करने स्टार्ट हो जाएगी, उसको हम बोलते हैं सेमी वेरिएबल। और फिक्स कॉस्ट कहती है कि एक लेवल तक फिक्स रहती है, उसके बाद जो एक्टिविटी, नई एक्टिविटी में कॉस्ट जो है वो इंक्रीज हो जाएगी। तो ये थी हमारी फिक्स कॉस्ट राइजिंग इन स्टेप्स। जैसे कि हमने 100 यूनिट बनाई तो कॉस्ट 2 है, उसके बाद हमने 200 पे गए तो कॉस्ट कुछ और हो गई, 300 पे कुछ और कॉस्ट हुई, 400 पे कॉस्ट कुछ और हुई, ठीक है। तो ये था हमारा स्टेप कॉस्ट। उसके बाद आता है क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू द प्रोडक्ट और पीरियड। प्रोडक्ट और पीरियड के अकॉर्डिंग हमने कॉस्ट को क्लासीफाई किया है। दिस कॉस्ट आर नेसेसरी फॉर द प्रोडक्शन एंड विल नॉट बी इंक्रीज इफ देयर इज नो प्रोडक्शन। ये क्या कहते हैं, दिस कॉस्ट आर नेसेसरी फॉर द प्रोडक्शन, ये कॉस्ट जो है वो बहुत ज़्यादा नेसेसरी है प्रोडक्शन के लिए, एंड विल नॉट इंकर इफ देयर इज़ नो प्रोडक्शन। अगर आप प्रोडक्शन नहीं करोगे तो ये कॉस्ट नहीं आएगी। ये होती है हमारी प्रोडक्ट कॉस्ट। जैसे आप प्रोडक्ट बनाओगे तो कॉस्ट आएगी, प्रोडक्ट नहीं बनाओगे तो कॉस्ट नहीं आएगी। इट इंक्लूड द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट एज वर्क इन प्रोग्रेस, फिनिश गुड्स एंड कॉस्ट ऑफ सेल। यानी कि इसके अंदर कौन कौन सी कॉस्ट होती है, जो भी गुड्स आप बना रहे हो वर्क इन प्रोग्रेस में है, या फिनिश गुड्स है, या कॉस्ट ऑफ सेल है, ये सारी जो है हमारी प्रोडक्ट कॉस्ट में आती है। उसके बाद आते हैं हमारे पीरियड कॉस्ट। तो पीरियड कॉस्ट क्या होती है, कॉस्ट इंकर्ड फॉर अ टाइम पीरियड एंड जनरली नॉन मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट। पीरियड कॉस्ट होती है जो क्या होती है, पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए फिक्स रहती है। जैसे कि रेंट ऑफ ऑफिस बिल्डिंग का हमने रेंट दिया कि एक मंथ का, पर्टिकुलरली उस मंथ के अकॉर्डिंग है कि आपको एक मंथ का इतना रेंट देना है, 1 ईयर का इतना रेंट देना है, तो उसको हम बोलते हैं पीरियड को, जो कि एक पर्टिकुलर पीरियड के लिए। ये मैटर नहीं करता कि आप कितनी प्रोडक्शन कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, वो पीरियड के अकॉर्डिंग आपसे चार्ज करेंगे। उसके बाद हमने कॉस्ट को क्लासिफाई किया ऑन द बेसिस ऑफ कंट्रोलेबल एंड नॉन कंट्रोलेबल कॉस्ट। कंट्रोलेबल कॉस्ट क्या होती है, कंट्रोल्ड बाय अ स्पेसिफिक पर्सन और अ लेवल ऑफ मैनेजमेंट, जो कि एक स्पेसिफिक पर्सन या मैनेजमेंट के द्वारा कंट्रोल की जा सकती है, ठीक है। यानी कि कंट्रोलेबल कॉस्ट को हम वेरिएबल कॉस्ट भी बोलते हैं। यानी कि कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल कैन बी कंट्रोल बाय परचेजिंग देम इन बल्क क्वांटिटी। जैसे कि जो वेरी कर रही है, यानी कि अगर हम ज़्यादा क्वांटिटी में गुड्स को प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं हम ज़्यादा क्वांटिटी में उसको परचेज़ करेंगे। तो ज़्यादा क्वांटिटी में या बल्क में परचेज़ करने का मतलब है कि पर यूनिट की कॉस्ट क्या आ रही है, कम आ रही है। तो कॉस्ट को हम क्या कर पा रहे हैं, कंट्रोल कर पा रहे हैं। लेकिन अगर हम क्या करते हैं, बल्क में ना खरीद के 1-2 यूनिट खरीदते हैं, तो कॉस्ट जो है वो बहुत ज़्यादा आएगी। तो कंट्रोलेबल कॉस्ट ये होती है जब हम कॉस्ट को क्या करते हैं, कंट्रोल करते हैं, उसको लार्ज क्वांटिटी में या बल्क क्वांटिटी में परचेज़ करके।
एक एग्जांपल के थ्रू हमने समझ लिया। अब नॉन कंट्रोलेबल कॉस्ट क्या है, जिसको हम कंट्रोल नहीं कर सकते, जिसको हम चेंज नहीं कर सकते, यानी कि विच कांट बी कंट्रोल और इन्फ्लुएंस बाय स्पेसिफिक पर्सन ऑफ एन एंटरप्राइजेज, जो कि फिक्स रहती है, आपको इतनी पे करनी है। जैसे कि फैक्ट्री का रेंट हो गया, ठीक है, फैक्ट्री का रेंट हो गया, जिसको हम क्या नहीं कर सकते, चेंज ही नहीं कर सकते। वो इतना चार्ज कर रहा है तो इतना कर ही रहा है। Costs which are not controllable in short run likely to become controllable in the long run, यानी कि कुछ ऐसी कॉस्ट होती है जो कि हम शॉर्ट रन में तो कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन लॉन्ग रन में उसको कंट्रोल कर सकते हैं। फैक्ट्री का रेंट हमने कहा कि हम कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, अनकंट्रोलेबल चीज़ है ये तो। लेकिन कुछ मान लो हम कहीं पे किसी एक बिल्डिंग का रेंट दे रहे हैं 1000 रुपीज़, हम चाहते हैं कि ये रेंट जो है वो कम हो जाए, तो हम कहीं ना कहीं किसी लॉन्ग रन में कहीं और शिफ्ट कर सकते हैं। ठीक है, ज़रूरी है हमें उसी फैक्ट्री में रहना है, उसी में मैन्युफैक्चरिंग करनी है, तो शॉर्ट रन में तो ये पॉसिबल नहीं है, लेकिन लॉन्ग रन में इसको हम क्या कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ रेलिवेंस टू द डिसीजन मेकिंग, अब क्या किया गया, कॉस्ट को क्लासीफाई किया गया है डिसीजन मेकिंग के बेसिस पे, यानी कि संक कॉस्ट आती है। तो संक कॉस्ट क्या होते हैं, इट रिजल्ट फ्रॉम पास्ट एक्सपेंडिचर, यानी कि संक कॉस्ट कांट बी चेंज now and management has no control over such costs. Past information is totally irrelevant but can be used to predict differential cost in future course of action. ये होती है हमारी संक कॉस्ट। संक कॉस्ट जो होती है वो किससे रिलेट करती है, पास्ट से रिलेट करती है, पास्ट में जो हमने एक्सपेंडिचर किया उससे रिलेट करती है। लेकिन जो पास्ट में हम एक्सपेंडिचर कर चुके हैं उसको हम चेंज नहीं कर सकते आज, उस पर हमारा कोई कंट्रोल नहीं है उसको उस पर। लेकिन इसमें क्या गया कि जो हमारे पास जो पास्ट इंफॉर्मेशन होती है वो क्या है, टोटली इररेलेवेंट है, बट कैन बी यूज टू प्रिडिक्ट द डिफरेंशियल कॉस्ट इन फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन। लेकिन इसका हम क्या कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं कि फ्यूचर की कॉस्ट को एंटिसिपेट करने के लिए। मान लो पास्ट में जो हमने पेमेंट की है, जो हमारा एक्सपेंडिचर हुआ वो तो चेंज नहीं कर पा रहे, लेकिन पास्ट की जो कॉस्ट है उसका यूज़ करके हम फ्यूचर में एस्टिमेट लगा सकते हैं कि पास्ट में हमने कितनी पे की थी और अब हम कितनी पे कर रहे हैं, कंपेयर कर सकते हैं, डिफरेंशियल पता लगा सकते हैं। उसके बाद आते हैं हमारे इम्प्यूटेड कॉस्ट। इम्प्यूटेड कॉस्ट से दिस कॉस्ट आर कॉल्ड हाइपोथेटिकल कॉस्ट और नोशनल कॉस्ट। ये ऐसी कॉस्ट होती है जिसको हम क्या बोलते हैं, हाइपोथेटिकल या नोशनल कॉस्ट के नाम से जानते हैं, जिसके एग्जांपल क्या है, जैसे कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, यानी कि जो कैपिटल ओनर ने बिजनेस में इन्वेस्ट किया, अगर वो बिजनेस में इन्वेस्ट ना करके अगर बैंक में पैसा डिपॉजिट करता तो कहीं ना कहीं उसको बैंक से इंटरेस्ट मिलता है, लेकिन वो इंटरेस्ट अब उसको नहीं मिल रहा है क्योंकि उसने बिजनेस में वो पैसा लगा दिया, तो इसको हम क्या बोल रहे हैं, नोशनल कॉस्ट। या फिर रेंट ऑफ ओन बिल्डिंग, अगर हमारी खुद की बिल्डिंग ना होती, अगर हम कहीं और पे अपना बिजनेस करते तो हमें क्या करना पड़ता है, उस बिल्डिंग को रेंट पे लेना पड़ता है, अब वो पैसा हमें नहीं पे करना पड़ता है, तो ये पैसा भी हमारा बच गया, इसको हम बोलते हैं हाइपोथेटिकल कॉस्ट या नोशनल कॉस्ट। तो ऑल दिस कॉस्ट शुड बी टेकन इनटू अकाउंट व्हाइल इवैल्यूएटिंग द रिलेटिव प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ प्रोजेक्ट, यानी कि जब हम प्रॉफिटेबिलिटी को मेज़र करते हैं तो कहीं ना कहीं इन चीज़ों को भी हम क्या करते हैं, कंसिडर करते हैं। उसके बाद आती है हमारी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होती है, नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव फॉर वन, की एक चीज़ को पाने के लिए जो अच्छी चीज़ दूसरी हमने छोड़ दी। एग्जांपल के तौर पे मान लो इफ़ एन ऑन बिल्डिंग इज प्रपोज टू बी यूटिलाइज फॉर हाउसिंग अ न्यू प्रोजेक्ट प्लांट, द लाइकली रेवेन्यू इज द बिल्डिंग कुड फैच इफ इट इज लेट आउट इज अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। मान लो अब अगर हम अपनी बिल्डिंग का यूज़ कर रहे हैं, वहाँ पे नया प्रोजेक्ट सेटअप कर रहे हैं, कोई नया प्लांट सेटअप कर रहे हैं, तो वहाँ से जो होने वाला हमें रेंट था, कि मान लो अगर हम अपनी बिल्डिंग अपने प्रोजेक्ट को स्टार्ट ना करके उस बिल्डिंग को रेंट पे देते तो कहीं ना कहीं हमें वो रेंट आता, लेकिन हमने वो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को छोड़ दिया, उस रेंट को छोड़ के हमने वहाँ पे एक नया प्रोजेक्ट लगाने की सोची, तो ये होती है हमारी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। उसके बाद आता है हमारा डिफरेंशियल कॉस्ट। डिफरेंशियल कॉस्ट क्या होता है, इट इज़ द रिजल्ट ऑफ चेंज इन द टोटल कॉस्ट फ्रॉम एन अल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शन। A company is selling 1500 unit at rupees 15 per unit. Variable cost per unit is rupees 7 and total fixed cost is rupees 6000. अब company receive an export order for supply of 300 unit at rupees 12 per unit. If order is accepted, फिक्स कॉस्ट विल बी इंक्रीज बाय ₹300। अब क्या होता है ना कि एक एग्जांपल के तौर पे समझते हैं डिफरेंशियल कॉस्ट क्या होती है, यानी कि डिफरेंट डिफरेंट स्टेजेस पे जो कॉस्ट डिफरेंट आती है। मान लो इसमें कहा गया कि एक कंपनी जो है वो 1500 यूनिट सेल करती थी, जिसमें हमारी जो कॉस्ट थी वो क्या थी, पर यूनिट की 15 रुपये थी। उसमें वेरिएबल कॉस्ट हमारी 7 रुपये थी, टोटल फिक्स कॉस्ट जो थी वो 6000 थी। अब कंपनी अगर एक्सपोर्ट ऑर्डर रिसीव करती है तो उसकी जो सप्लाई है वो 15 से हट के कितनी हो जाएगी, 300 और इंक्रीज़ हो जाएगी, यानी कि टोटल सप्लाई जो है वो 1800 हो जाएगी, और जो पर यूनिट की कॉस्ट है वो कितनी हो जाएगी, 12 रुपीज़। ठीक है, और
फिक्स कॉस्ट जो है वो 300 रुपीज़ से इंक्रीज़ हो जाएगी। तो कॉस्ट क्या आएगी, डिफरेंट आएगी। पहले 1500 यूनिट बनाने की कॉस्ट कुछ और आ रही थी और अब 1800 यूनिट बनाने की कॉस्ट कुछ और आएगी। तो इसको ही हम बोलते हैं डिफरेंशियल कॉस्ट रेट। इसका अब हम सोल्यूशन देख लेते हैं, यानी कि बिफोर द एक्सपोर्ट, यानी कि अगर कंपनी जब एक्सपोर्ट नहीं कर रही थी तो कॉस्ट कितनी आ रही थी, और एक्सपोर्ट करने के बाद कंपनी की कॉस्ट कितनी आने लग गई। कंपनी जो है 1500 यूनिट सेल कर रही थी, जिसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 15 से, ठीक है। तो हमारा कितना आएगी, सेल आएगी 22,500। अब वेरिएबल कॉस्ट निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ा, 1500 को 7 से मल्टीप्लाई किया तो हमारी वेरिएबल कॉस्ट आ गई, और 6000 रुपीज़ हमें क्या दिए हुए, फिक्स कॉस्ट दिए हुए। वेरिएबल कॉस्ट और फिक्स कॉस्ट को ऐड करके हमने टोटल कॉस्ट निकाली, जिसको हमने सेल में से माइनस किया, तो हमारा एक्चुअल प्रॉफिट आ गया 6000 का। अगर हम बात कर रहे हैं एक्सपोर्ट करने की, अगर हम एक्सपोर्ट करते हैं तो हमारी पहले कितनी थी, 1500 यूनिट हम सेल कर रहे थे। एक्सपोर्ट करेंगे तो 300 यूनिट करेंगे, तो टोटल हमारी 1800 यूनिट हम एक्सपोर्ट क्या कर रहे हैं, बना रहे हैं। तो 1800 यूनिट को बनाने की जो कॉस्ट है वो क्या आ रही है, 12 रुपीज़ एक यूनिट को बनाने की, ठीक है। अब क्या होगा ना कि वेरिएबल कॉस्ट हमारी क्या आएगी और फिक्स कॉस्ट उसके अकॉर्डिंग हम चार्ज करेंगे, यानी कि फिक्स कॉस्ट 6000 थी, अब फिक्स कॉस्ट कितनी हो जाएगी, 6300। और जो हमारी वेरिएबल कॉस्ट है वो क्या होएगी, 1800 मल्टीप्लाई बाई 12। इसके अकॉर्डिंग हमारी क्या आ जाएगी, टोटल कॉस्ट आ जाएगी, जिसको हम सेल में से माइनस करेंगे तो हमारा प्रॉफिट निकल के आएगा। इसके बाद कहा गया एक्सपोर्ट ऑर्डर रिजल्ट प्रॉफिट ऑफ ₹1200। एक्सपोर्ट ऑर्डर की वजह से हमें क्या हो रहा है, 1200 का एक्स्ट्रा प्रॉफिट हो रहा है। अगर एक्सपोर्ट ऑर्डर जो है इम्प्लीमेंट किया जाएगा ऑर्गेनाइजेशन में, तो जो इंक्रीमेंटल रिवेन्यू होगा 3600 का, और जो इंक्रीमेंट कॉस्ट होगी 2400 की, उसमें प्रॉफिट हमारा आएगा 1200। तो ये था हमारा आज का कंसेप्ट, जिसमें हमने पढ़ा क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट के बारे में। आई होप कि आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ आ गया होगा और ये टॉपिक अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अभी भी कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हो। एंड साथ ही साथ इस वीडियो के जो नोट्स हैं मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, ताकि आपको ईजी हो समझने के लिए, और ताकि आप उस नोट्स को रिवाइज कर सको। थैंक्स फॉर वॉचिंग।